जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास केवल गिने चुने दिन बचे हैं अपने आप को बेरोजगार से एक रोजगार आदमी बनाने के लिए। तो जितनी जी जान लगा सकते हो पूरी जी जान लगा दो। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर लास्ट डेज की स्टडी बता दीजिए कि लास्ट डेज में हमें क्या करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तैयारी भी उनकी चल रही थी, लेकिन फाइनल पेपर में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो सारी चीज़ों को समेट नहीं पाए, अपनी वही पुरानी स्ट्रेटजी को ही जो वो शुरू से फॉलो करते आ रहे थे उसी को एग्जाम के 1 महीने पहले या 40 दिन पहले भी फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से नर्वस हो गए, डिमोटिवेट हो गए, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ठीक है, चीज़ों को जो है पूरा समेट नहीं पाए, कवर नहीं कर पाए और फाइनल पेपर में फेल हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अब आपका सिलेक्शन केवल 3 चीजों पे डिपेंड करता है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, उसका बहुत ही अच्छे से एनालिसिस और उसी एनालिसिस के बेसिस पर रिवीजन। आप एनालिसिस करो, चीजें नोट करो, आपसे क्या छूट रही हैं, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या आपने पढ़ रखा है फिर भी नहीं हो रहा है, कहाँ आप कैलकुलेशन में वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। सब कुछ एनालिसिस करिए, अपने मनोविज्ञान को भी एनालिसिस करिए कि मैं पेपर में जो है प्रेशराइज हो जाता हूँ, मुझसे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब पेपर का पार्ट ही नहीं है। भाई, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना भी आपका पेपर का ही हिस्सा है, वो भी एक स्ट्रेटजी ही है, वो भी तैयारी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो अलग है। अगर उसकी वजह से भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फाइनली आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। आप ये घूम घूम कह नहीं सकते कि आ तो सब रहा था लेकिन मैं प्रेशराइज हो गया। ठीक है, तो आपको ये करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। और हाँ, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे अभी भी उनको आदत लग गई है ऑनलाइन मॉक टेस्ट की। अब जितना ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना था दे लिया, हफ्ते में 1 देना है दे दो, लेकिन बाकी हफ्ते में 2 जो है अपना ऑफलाइन मॉक टेस्ट रखो। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर डेली मॉक टेस्ट दे, तो डेली भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप डेली मॉक टेस्ट दोगे, 2 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है, 2.5 घंटे के आसपास आपका एनालिसिस में जाएगा। फिर आप पढ़ोगे कब? क्योंकि वो जो है एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है आपका, मॉक टेस्ट भी और उसका एनालिसिस भी, तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट का बैलेंस रख के आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि केवल मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है, नहीं। मॉक टेस्ट अपने आप को परखने के लिए होता है, अपने आप को एग्जाम में सूटेबल, एग्जाम में कंफर्टेबल बनाने के लिए होता है। लेकिन मॉक टेस्ट में चीजें सही करने के बाद आपके पास कंटेंट होना चाहिए। वो कैसे तैयार होगा? वो रिविजन से तैयार होगा, पढ़ने से तैयार होगा। तो आपको मॉक टेस्ट का बैलेंस देते हुए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए, आप हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की। हफ्ते में अगर आप एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो दीजिए। तो सिंपल फंडा है, वीडियो पूरा देखना। अभी इतना कंक्लूड किया हम लोगों ने कि आपको मॉक टेस्ट देना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, अपनी चीज़ों को नोट करना है और अपने ही नोट्स और अपने ही बुक को रिविजन करना है। दूसरी चीज, अब लास्ट टाइम में आपको ऐसी कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है जो आपके दिमाग को हिला दे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि एडवांस मैथ्स कभी नहीं पढ़े होते हैं और जब लास्ट में एग्जाम आता है तो एडवांस मैथ पे लग जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा देख लेता हूं, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। उसके चक्कर में उनकी ओवरऑल जो तैयारी चल रही होती है वो हिल जाती है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप छोटे छोटे टॉपिक, जो भी स्पेशल टॉपिक्स है, जैसे राजस्व हुआ, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, ठीक है, जीके का कोई टॉपिक है जो छोटा है जिसे मैं तैयार कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हो। वो आप किसी लेक्चर से, मेरे ग्रुप में पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उससे कहीं से भी, आपको जहां से भी सही लगे आप वो कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी बड़ी चीज, नई चीज नहीं करनी है लास्ट में जो कंसेप्ट बिल्डिंग वाली हो, जिसकी वजह से आपका पुराना कंसेप्ट हिल जाए, आपका कॉन्फिडेंस चला जाए। नहीं तो लास्ट टाइम पे अगर इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस चला गया तो वापस आने में ही 10-15 दिन लग जाएगा और अपना पेपर बिगाड़ के आओगे। और बार बार कह रहा हूँ, ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इशू होगा। आपको लगभग 1 घंटा 40 मिनट में अपना पेपर निपटाना होगा, तभी जाके आप अपना ओएमआर भर पाओगे। उसी के साथ साथ माहौल अलग होता है। आप यहाँ पे शांति में बैठ के पेपर देते हो, वहाँ बहुत सारा शोर शराबा होता है। कई बार इन्विजिलेटर आते हैं, यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, 1 से 2 मिनट खराब होता है। ऐसा 2-3 बार होता है। उसके साथ साथ आपके बगल वाला बच्चा भी आपको क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि सब थोड़े पढ़े हुए होते हैं। तो भले आप उसको मना करोगे लेकिन वो डिस्टर्बेंस आपको करेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, आपको पर क्वेश्चन टाइमिंग का अंदाजा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से पेपर छूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है। मैं लेखपाल के पेपर में देखा हुआ हूँ, बहुत सारे बच्चे ओएमआर ही नहीं भर पाए, उनका ओएमआर छीन लिया गया। तो इसलिए कह रहा हूँ ऑफलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और अभी जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, इसका ध्यान रखो। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं और वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। नोट कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से स्टार्ट करना है। आपको जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ना है, आपको फरवरी का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो ऑलमोस्ट आपका पेपर जो है बन चुका होगा। तो आपको जनवरी तक का टारगेट रखना है। पिछले 1 साल का मॉक टेस्ट जो है आपको
करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए आप स्पीडी या फिर किसी भी जो मंथली कंपाइलेशन वाली बुक आती है आप उसी को प्रीफर करो। मैंने अपने ग्रुप में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कई बार जो है रिपीटिशन में टारगेट देके करा दिया है। आप अगर ग्रुप में नहीं हो तो भी उसी को जो है स्पीडी को ले लो, और कौन क्या है से स्टार्ट करके वन लाइनर तक आप जाओ। डेली टारगेट रखो 30 से 45 मिनट का, उसको रिवीजन करो। करंट अफेयर का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीके वाले पोर्शन की। अभी जीके का मतलब केवल जीके, मूल विधि, पॉलिटी और यूपी जीके की अलग से बात करेंगे। तो अगर आपको जीके में दिक्कत हो रही तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे पेड टारगेट ग्रुप में नहीं जुड़े हो, क्योंकि जो बच्चा वहां जुड़ा है उसको मैंने स्टैटिक जीके को इस तरीके से हाईलाइट कर करके पढ़ा दिया है ना कि बच्चे मैसेज करते हैं कि सर टू द पॉइंट चीजें एग्जाम्स में आ रही हैं, टू द पॉइंट एग्जैक्ट सवाल मॉक टेस्ट में आते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा नया नया तैयारी कर रहा होता है या फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं होता ना, आप सेम टॉपिक पढ़ोगे, आप उस लाइन से भी गुजरोगे, लेकिन वो मॉक टेस्ट में आएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने इसको कभी पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने लिटरली यूपीएसआई की तैयारी दोबारा की है, मूल विधि में, पॉलिटी में, जीके में, मैथ्स में, हिंदी में, मैंने दोबारा करी है। हर एक चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा ये पढ़ेगा पूरी थ्योरी, लेकिन इसमें से मेन चीज़ निकाल ही नहीं पाएगा और पेपर में आएगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैंने वही चीज़ें हाईलाइट कर दी है कि पेपर में वही आता है। मेरा 4 साल से 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, 15 से 20 एग्जाम जो मैंने दे रखा है, उसको मैंने फुली यूटिलाइज किया। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैंने पोस्ट भी डाला यूट्यूब पे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो पब्लिक चैनल है उस पर भी डालता हूँ कि बच्चे इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि सर जो कंटेंट दे रहे हो उससे हमारा बहुत फायदा हो रहा है। पहले हम 280 आते थे जस्ट बिकॉज अब जीके, अब हमारा स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है। तो ठीक है, तो जीके में अगर आप अभी तक आपका कमांड नहीं हो पाया तो भाई मुश्किल है, अब आपका कमांड नहीं होगा। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लो। उसके लिए आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है कि कौन से हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, सबका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी टॉपिक्स एग्जाम में कवर्ड है, जो भी आ सकता है उसको मैंने वहाँ बताया है, और सबके ऑलमोस्ट सबके नोट्स को हाईलाइट कर करके दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब बात कर ले हम लोग अगर मैथ्स की, तो देखो मैथ्स का हिसाब किताब ये है कि मैथ्स में वही सवाल नहीं बनते। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी मैथ्स अच्छी है, उन्होंने कर रखा है, लेकिन फिर भी उनसे मॉक टेस्ट में कुछ सवाल छूट जाते हैं, उनके 33, 34, 32, 33 बन रहे हैं। तो वैसे लोगों को बता रहा हूँ कि आप एक काम करना, आप हर एक चैप्टर के हर एक टाइप से गो थ्रू हो जाओ। पेपर में मॉक टेस्ट में वही सवाल हमसे नहीं बनता है जो पहली बार हम देखे होते हैं, ताकि क्योंकि हमारा दिमाग उसके हिसाब से घूम नहीं पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता। अगर किसी सवाल का लॉजिक हमने पहले से ही देख रखा है, केवल उसका डाटा चेंज है, तो हम कर लेंगे और उसमें हमें टाइम भी नहीं लगेगा। उसके लिए ये दोनों बुक्स है, मैंने एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का चैप्टर वाइज हाईलाइट करके क्वेश्चन दे दिया, हर एक टाइप को हाईलाइट कर दिया है। सारे टाइप आप गो थ्रू हो जाओ, पेपर में आपको कोई नया टाइप देखने को नहीं मिलेगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो पेड वाला है उसमें परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ठीक है, डीआई, सब कुछ, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सब की पीडीएफ जो है डाल रखी है। आप वहां से जाके उसको एक्सेस कर लो, हर एक टाइप का क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि देखो मेन अर्थमेटिक वाले चैप्टर सब पढ़ रहे हैं, वो सब कर लेंगे। आपको अगर भीड़ से अलग होना है तो आपको जो बच्चे छोड़ते हैं, जैसे एडवांस में मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, सेट थ्योरी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, परमुटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये जो बच्चे छोड़ते हैं, ये अगर आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। हो सकता है आप रनिंग के मेरिट के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऐसा कुछ विशेष आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके कुछ तरीके होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, तभी आप इसके क्वेश्चन बना पाओगे। तो उसके लिए आप अपने नोट्स रिवाइज करते रहो। पीयूष वार्ष्णेय सर का आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाला देख सकते हो, इनपुट आउटपुट के लिए दे सकते हो। बाकी अपना मॉक टेस्ट अल्टरनेट डे पे दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही गेम होता है। हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप परेशान कर रहा है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, या फिर कुछ भी है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, तो उसके आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाओ, 50 से 60 इकट्ठे लगा लो, या फिर आप उस पर गूगल पे भी डाल दोगे कि मुझे इस टॉपिक के 50 से 60 अच्छे बेस्ट क्वेश्चन चाहिए जिसमें बैंक वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हो, तो वो आ जाएंगे, आपको वहां से जो है उसको कर लेना। बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिटी की। तो देखो पॉलिटी में आपको सबसे पहले पॉइंट नोट करना है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब पढ़ते हो तो आपको एक जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ने जाओगे तो आपको केवल आर्टिकल मिलेंगी, उसमें आपको अमेंडमेंट्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको जो समितियां हैं वो नहीं मिलेंगी, आपको संविधान का स्रोत नहीं मिलेगा, आपको अनुसूचियां नहीं मिलेंगी, आपको भाग नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की लिस्ट नहीं मिलेगी, राष्ट्रपति की लिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, कौन किसको शपथ दिलाता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
किसकी ज्वाइनिंग कौन कराता है वो नहीं मिलेगा, कोर्ट केसेस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप एक जगह नोट कर लो, मैंने मेरे ग्रुप में एक जगह 25 से 30 टॉपिक नोट करके दे दिए हैं, ताकि बच्चा जब रिवीजन करे तो उससे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्योंकि पॉलिटी इज नॉट ओनली अबाउट आर्टिकल्स। आपको पता है कि 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आपको 1-2 क्वेश्चन का ही जो है वहाँ पे मार्जिन है, आपको 12 से 13 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और देखो, बेयर आर्टिकल पढ़ के 8 से 9 क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लोगों से हट के अपना सोच बनाना पड़ेगा, और लोगों से हट के अपना कंटेंट जो है ग्रहण करना पड़ेगा। देखो, पॉलिटी इज नॉट अबाउट आर्टिकल, केवल आर्टिकल नहीं है, दुनिया भर की चीजें पॉलिटी में। तो आप उसको नोट कर लो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एक जगह लिखा होना चाहिए कि शेड्यूल 7 है, उसमें समवर्ती सूची है, राज सूची है, केंद्र सूची है, और भी जो मैंने सारी चीजें आपको बताई 8 से 10 तो मैंने अभी गिना दिया आपको। तो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे ये सारी चीजें रिवीजन करनी है। ठीक है, मैंने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी इतनी डीप में कवर करा दी है कि किसी का कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर कोई मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। वहाँ हर एक टॉपिक की पीडीएफ पड़ी हुई है, अभी मैं उसका कंपाइल्ड पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा। और मैंने केवल वही चीजें हाईलाइट की है जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से वन लाइनर बनते हैं, और आर्टिकल तो मैंने करा ही रखे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे कोर्ट केसेस हैं पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी हैं, अनुच्छेद 21 से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के कोर्ट केसेस हैं, ठीक है, आपकी अनुच्छेद 19 से, ठीक है, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित जितने कोर्ट केसेस हैं, उसी के साथ साथ सब कुछ। जैसे एक वो होता है ना कि आपको, जैसे आप सोचते हो ना कि कौन किसको शपथ दिला रहा है, मुझे एक ही जगह मिल जाए, मैं देख लूँ, कंपेरिजन कर लूँ, ठीक है, किसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो सब मुझे एक जगह मिल जाए। सब कुछ अलग अलग दे रखा है। ठीक है, उसी के साथ साथ समझ लो कि लक्ष्मीकांत से अगर कोई पॉलिटी पढ़ लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और उसको मैंने हाईलाइट कर करके टॉपिक डिवाइड कर करके डिटेल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसी के साथ साथ वन लाइनर, सब कुछ कवर करा लिया है। बाकी आपके पास जो भी रिसोर्स है आप उससे करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको पॉलिटी डीप में कवर करना है, और सभी टॉपिक को नोट कर लेना, नहीं तो आप पढ़ोगे और आपके ध्यान में भी नहीं रहेगा कि ये सारी जो है टॉपिक्स जो है हमने कवर नहीं कर रखा है। और जब आप मेन पेपर में बैठोगे तो याद आएगा कि यार ये तो रिवीजन ही नहीं किया, ये तो अब क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। मूल विधि के लिए आपको क्या करना है कि आपने अभी तक जो भी नोट्स बना रखे हैं उसी को आप रिवीजन करो, उसी के साथ साथ पीवाईक्यूज लगा लो। और मैं अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब पोस्ट पे भी वन लाइनर क्वेश्चन देता हूँ, आप उससे प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बीएनएसएस की मैंने बेस्ट पीडीएफ दे दी है, उससे बेस्ट पीडीएफ आपको एकदम देसी लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगी, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। मैंने वहीं पे नीचे लगभग हर एक धारा का जो टफ है उनका ट्रिक बना के भी दे दिया है एकदम इजी लैंग्वेज में। ठीक है, केस डायरी क्या होता है, उसको थाने पे पर्चा बोलते हैं, क्या होता है, फिजिकल होता है या फिर कंप्यूटराइज होता है, रिमांड कैसे लेते हैं, एक्चुअल रिमांड का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने जो है उसमें भी एनएसएस वाली पीडीएफ में प्रॉपर कवर कर रखा है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बीएनएस की भी कंप्लीट पीडीएफ मैंने ओरिजिनल जो भारत सरकार की है उसमें मेन आर्टिकल्स को, जो सेक्शंस है उसको पीडीएफ से मतलब हाईलाइट करके प्रॉपर वहाँ पे पेंसिल से, पेन से, देसी भाषा में ईजी लैंग्वेज में उसको लिख के प्रॉपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। बाकी जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उसमें एमबी एक्ट और आयकर अधिनियम बचा है, आयकर अधिनियम में आज डाल दूंगा और एमबी एक्ट कल या परसों में डाल दूंगा। बाकी मेरे ग्रुप पे सब कुछ कंप्लीट है। पिंड मैसेज में आपको सबका रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका ब्रीफ समरी मिल जाएगा। उससे क्या होता है, जब आप एमसीक्यू से तैयार करते हो ना ये एक्ट्स वगैरह, तो आपको याद हो जाती चीज़ें। वही आप जब केवल थ्योरी देखते हो तो आपको याद नहीं हो पाता है। तो आपके पास आपको बेसिकली मूल विधि में ये करना। हम लोग बात करते हैं हिंदी की, तो देखो अपनी ग्रामर की कॉपी टाइम टू टाइम रिविजन करते रहो, ताकि ग्रामर का कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वजह से ना छूट जाए। उसी के साथ साथ वोकैब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, वर्तनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तत्सम तद्भव हो गया, पारिवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, देशज विदेशज शब्द, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। यहीं पे आपका मार्जिन है, यहीं पे आप लीड ले सकते हो। उसी के साथ साथ साहित्य की कंप्लीट पीडीएफ मैंने हाईलाइट करके ए टू जेड इंग्लिश हिंदी के इतिहास से लेके कौन किसकी पंक्ति है, उसी के साथ साथ साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान, इंदु लेखा, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जो कि पेड वाला है। ठीक है, तो जो लोग उससे जुड़े हैं वो लोग वहाँ से कर लें। बाकी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट दे दिया है। आप वहाँ पे जब फाइल सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे हिंदी की पीडीएफ है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको साहित्य और वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर एक बार कंसेप्ट डेवलप हो जाता है तो वो भूलती नहीं है, बस उसको रिवीजन में रखना है। बाकी आपको साहित्य और वोकैब को टिल योर एग्जाम डेली टारगेट करके आधा घंटा से 45 मिनट साहित्य को, और इतना ही लगभग 45 से 50 मिनट जो है आपको वोकैब वाले सेक्शन को देते हुए चलना है। अदरवाइज
लास्ट में क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा तो कि मैंने पढ़ रखा है, इस वोकैब का कुछ मतलब, इस साहित्य के कुछ मैंने पढ़ तो रखा है, ये किसी की तो कृति है लेकिन आपको याद नहीं आएगा। और अगर मेन पेपर में याद नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी पूरे तैयारी का। आप 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, इसीलिए लास्ट टाइम पर रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी यूपी जीके की बात कर ले तो देखो, यूपी जीके का यूपीएसआई में उतना वेटेज नहीं है जितना यूपी पुलिस में है, ठीक है। फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके जीके वाले उसमें दिए हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, कृषि, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने करा रखा है, उसको आप वहाँ से कर लेना। बाकी जिसके पास यूपी जीके की बुक है उसमें मेन टॉपिक्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके एक्सेस करके उसको कर लेना। पूरा यूपी जीके करने का कोई मतलब नहीं है, उसके बजाय आप अपने जो चीज़ें मैंने अभी बताई उन पे ज़्यादा टाइम दो, वो ज़्यादा स्कोरिंग है। अब लास्ट टाइम पे आपको यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको वही करनी है। आपको नया चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अभी तक जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा है उसका बाउंड्री करने का समय आ गया, नहीं तो दूसरा राजा आएगा, आपका साम्राज्य गिरा के चला जाएगा, उस पर कब्जा कर लेगा, मतलब आपकी सीट खा जाएगा। तो अब आपने अपना जो भी क्षेत्र विस्तार कर रखा है, जो भी चीज़ें पढ़ रखी है, उसका केवल रिविजन करो, क्योंकि सब कुछ पढ़ जाओ और सब कुछ भूल जाओ उससे अच्छा है जो पढ़ो मजबूत पढ़ो, पेपर में आए तो कम से कम कर लो, ठीक है। तो आप ज़्यादा रिवीजन करो, बाकी इन लोगों के चक्कर ना पड़ो कि यहीं से पेपर आएगा, कहीं से पेपर नहीं आएगा। आपने जो पढ़ रखा है वहीं से पेपर आएगा। अभी भी कह रहा हूँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, आप मेरे ग्रुप में जुड़ के भी कंप्लीट कर सकते हो, आप कहीं से भी किसी से भी कंप्लीट कर सकते हो। वो छोटे छोटे हैं, थ्योरेटिकल हैं, 1 बार 2 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बढ़ जाएंगे, उनके क्वेश्चन आएगा तो आप कर भी लोगे। बाकी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, डेली 500 से 1000 मैसेज आ रहे हैं कि सर ग्रुप में जोड़ लो। तो भाई ग्रुप में बार बार हम लोग लिंक हटा देते हैं क्योंकि हमें जोड़ने में दिक्कत आता है, हमें समय देना पड़ता है। मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब रिव्यू देखते हो, बच्चे परफॉर्म करते हैं कि भैया पहले इतने आते थे अब इतने आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। तो उसके लिए जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ASO गौरव सिंह में उस ग्रुप की लिंक पढ़िए, आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के वो सारे प्रोसेस फॉलो करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। बस लास्ट में ये कहूँगा कि ऐसी कोई भी गलती मत कर देना कि लास्ट में मतलब बाद में अफसोस हो कि यार ये कर दिए होते तो सिलेक्शन हो गया होता। बाकी अपने सारी चीज़ों को समेटो, हर एक चीज़ों को, हर एक सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को नोट करो और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।